नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में सबसे पहले बात होगी राजनीति में आए सबसे बड़े भूचाल की, यूपी के सियासत में हुई नई शुरुआत की और भारत को मिली नई ताकत की। इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। MiG-21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर होगा। 1963 में एयरफोर्स में शामिल हुआ, 3 जंग में शामिल रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, संसद भी नहीं पहुंचे, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। हंगामे की भेंट चढ़ी लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही, विपक्ष का SIR पर हल्ला बोल। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को अब मिलेंगे 7 करोड़ रुपए, नौकरी भी दी जाएगी। आगामी घरेलू सत्र से पहले करुण नायर ने लिया बड़ा फैसला, विदर्भ से कर्नाटक टीम में दोबारा लौटेंगे। राष्ट्रपति के 14 सवालों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने का मामला। सूरत एयरपोर्ट पर अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड तस्करी नाकाम। राष्ट्रीय खेल विधेयक के दायरे में आएगा BCCI, इसी संसद सत्र में बिल ला सकती है सरकार। कांवड़ यात्रा, यूपी उत्तराखंड सरकार का QR कोड का आदेश जारी होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला अब भी पेंडिंग। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 13 अंक टूटा, निफ्टी 25,100 से नीचे आया। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। राजनीति के गलियारों में एक शांत दोपहर अचानक भूचाल में बदल गई। सोमवार की सुबह तक सब कुछ सामान्य था। उपराष्ट्रपति धनखड़ जयपुर दौरे की तैयारियों में लगे थे, राज्यसभा की कार्यवाही में भी मौजूद थे, लेकिन दोपहर होते होते ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और कारण बताया कि उनको स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? क्या ये महज एक मेडिकल रिकमेंडेशन के चलते लिया गया फैसला है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी है? दरअसल धनखड़ साहब पिछले मार्च में एम्स में भर्ती जरूर हुए थे, लेकिन तब वो स्वस्थ होकर लौटे और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। अचानक इस्तीफा देना तब चौंकाता है जब महज कुछ घंटे पहले ही वे संसद में मौजूद थे और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, करीब 4 बजे उनके ऑफिस से एक बयान जारी हुआ जिसमें 23 जुलाई की जयपुर यात्रा का जिक्र था। जाहिर है कुछ और तय था, लेकिन शाम तक सब बदल गया। सूत्रों की माने तो उपराष्ट्रपति बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और वहां अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला कदम है। सवाल ये है कि क्या यह इस्तीफा सचमुच स्वास्थ्य कारणों से था या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक या वैचारिक असहमति थी। सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों के घटनाक्रम शक को और गहरा कर देते हैं। जैसे पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से VP एनक्लेव में मुलाकात, अरविंद केजरीवाल से रविवार को गुप्त बैठक और लंबे समय से सरकार के न्यायिक सुधारों जैसे NJAC को लेकर अलग सुर। जैसे कि सबको पता है कि राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता। इन बैठकों और बयानों ने सत्ता के गलियारों में कई कान खड़े कर दिए हैं। 2022 में उपराष्ट्रपति बनने वाले जगदीप धनखड़ का कार्यकाल लगभग 3 वर्षों का रहा। इस दौरान वो कई बार सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ टकराव में दिखे। विशेषकर दिसंबर 2024 में विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, जिसने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। कल्याण बनर्जी द्वारा संसद के बाहर उनकी नकल करना हो या विपक्षी नेताओं की तीखी आलोचना, धनखड़ कभी भी सॉफ्ट स्पेस में नहीं रहे। देखा जाए तो धनखड़ का इस्तीफा मानसून सत्र के पहले ही दिन आया है, जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर और न्यायपालिका पर बड़ी बहसें होनी हैं। लेकिन इसी बीच अब 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राज्यसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी अब उपसभापति हरिवंश संभालेंगे। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो गया है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सवाल बहुत है, जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है
इस इस्तीफे के पीछे की कहानी राजनीति की सबसे दिलचस्प पटकथाओं में से एक बन चुकी है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल मच गई है। कैसरगंज की पूर्व सांसद और इलाके के प्रभावशाली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने करीब 3 साल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक की है। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार की नहीं बल्कि कई राजनीतिक सवाल खड़े करती है। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या समेत पूर्वांचल के कई जिलों में जबरदस्त जनाधार रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब 1 घंटे तक चली बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। ब्रजभूषण ने इसे औपचारिकता बताई, लेकिन इस मुलाकात के पीछे कई छिपे हुए राजनीतिक संकेत नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अक्सर योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और खुलकर अपनी असहमति जताई। बुलडोजर अभियान से लेकर अफसरशाही तक उन्होंने सरकार की कई पहलुओं को आलोचना का निशाना बनाया। इसी वजह से लंबे समय से योगी कैबिनेट के विरोधी माने जाते रहे। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ना मुख्यमंत्री जी को मुझसे काम पड़ता है, ना मुझे उनसे। जिस दिन काम होगा मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन अब अचानक हुई ये मुलाकात उन कयासों को हवा दे रही है कि राजनीतिक हवा बदल रही है। ब्रजभूषण का कैसरगंज से टिकट कटना और उनके बेटे करण भूषण को टिकट मिलना भी चर्चा का विषय रहा। लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी का बिगड़ता प्रदर्शन और सपा का उभरना इस मुलाकात को और भी ज्यादा अहम बना देता है, खासकर जब देखा जाए कि उनके प्रभाव वाले जिलों में बीजेपी के बड़े हिस्से पर नियंत्रण खो दिया। योगी आदित्यनाथ की तेजी से बढ़ती सक्रियता, विधायकों से लगातार मुलाकातें और प्रदेश के प्रभावशाली नेताओं के साथ संवाद साफ संकेत हैं कि वे 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में ब्रजभूषण से मिलने की कवायद को राजनीतिक समीकरणों को ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। ये भी दिलचस्प है कि कुछ समय पहले ब्रजभूषण ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी खुले दिल से तारीफ की थी, जिससे उनके राजनीतिक झुकाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब ये मुलाकात बता रही है कि ब्रजभूषण अभी भी यूपी की मुख्य सत्ताधारी पार्टी के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में है। इतना तय है कि ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ के बीच पुरानी नोकझोंक और कटुता को शायद खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। दोनों की पुरानी जान पहचान, बचपन के साथ साथ स्विमिंग और जिम की यादें इस बातचीत को सिर्फ औपचारिकता से ज्यादा गहरा बनाती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुलाकात का असर आगामी चुनावों और प्रदेश की सियासी जमीन पर कितना पड़ता है। एक बात तो तय है, राजनीति में कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। अब दुश्मनों की शामत तय है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है। इस मिसाइल का नाम है ET-LDHCM, एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत के गुप्त प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है, जिसे DRDO ने चुपचाप तैयार किया है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। ET-LDHCM ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश जैसी मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी रफ्तार और रेंज ऐसी है कि पल भर में इस्लामाबाद, बीजिंग या कहीं भी तबाही मचा सकती है। इस मिसाइल में लगा है स्क्रैम जेट इंजन, जो हवा से सीधे ऑक्सीजन खींचता है, यानी ना भारी सिस्टम ना ऑक्सीजन टैंक। नतीजा, कम वजन, ज्यादा गति, लंबे समय तक उड़ान। DRDO ने इसे 1000 सेकंड तक टेस्ट किया और ये इंजन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक की भीषण गर्मी झेल गया। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को जमीन, समंदर या हवाई जहाज से दागा जा सकता है। ये 2000 किलो तक का भार यानी न्यूक्लियर हथियार तक ले जा सकती है। इसकी सबसे खास बात ये कि कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे रडार भी इसे नहीं पकड़ पाते। और तो और ये उड़ान के बीच रास्ता भी बदल सकती है, यानी दुश्मन को चकमा देना इसे आता है। वहीं ET-LDHCM सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट भी है।
इस पर एक खास कोटिंग है जो खारे पानी, तेज धूप और हर मुश्किल माहौल में इसे बेहतरीन बनाए रखती है। दुश्मन के रडार, बेस, एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी इस मिसाइल की पकड़ से बाहर नहीं। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के तहत 12 घातक हथियार सिस्टम बना रहा है, जिनमें इंटरसेप्टर मिसाइलें भी होंगी जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही चीर देंगी। 2028 तक ये तकनीक भारत सेना के पास होगी और 2030 तक ये मिसाइलें पूरी ताकत के साथ तैनात कर दी जाएंगी। जहां ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से चलती है, वहीं ET-LD HCM की रफ्तार है मैक 8 से 10 तक, यानी 3 गुना ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा खतरनाक। इसका मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, पहले और निर्णायक हमला करेगा। यानी कि ET-LD HCM सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत के आत्मनिर्भर और आक्रामक रक्षा सिस्टम का नया अध्याय है। अब हिंदुस्तान सिर्फ बचाव नहीं करेगा, हमला करेगा, और ऐसा करेगा कि दुश्मन सोच भी ना सके। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन एक बात जरूर करेंगे। कानपुर के साकेत नगर स्थित फर्स्ट क्राई प्री स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली महज 2.5 साल की मासूम बच्ची को क्लास का गेट खोलने पर उसकी टीचर ने जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। ये पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब पूरे तंत्र की पोल खोल रही है। जब परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया तो प्रबंधन और शिक्षकों ने मामले को दबाने और सच्चाई छुपाने की कोशिश की। उन्होंने आरोपी साथी छात्र पर मरने की नाकाम कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारा सच उगल दिया। क्या यही है प्रीमियम एजुकेशन? क्या ऐसे संस्थानों को बच्चों की परवरिश का हक है? नहीं। अब समय आ गया है कि ऐसी संस्थाओं पर न सिर्फ कड़ी कार्यवाही हो, बल्कि इनका संचालन अधिकार रद्द कर दिया जाए। दोषी शिक्षक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और न्याय की ऐसी मिसाल कायम की जाए कि अगली बार कोई शिक्षक सोच भी ना सके कि वह मासूमों पर हाथ उठा सकता है। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।